कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लाइट ऑन करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। जस्ट सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक, इधर जो हमारा वैल्यू होता है 1 2 3 4, मान लो हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट तक। ऐसे इधर जब हम x में आएंगे तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू होता है, मान लो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से। और ऊपर में भी ऐसे ही आपका वैल्यू आएगा, क्या चीज़, -1 -2 -3, ये इधर प्लस में 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे करके, और नीचे में भी आपका आएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट पे उसका पोजीशन बताना। जैसे मान लो अगर मैं इसका पोजीशन की बात करूँ तो ये क्या होगा, 3,2 आएगा। ऐसे ही इधर मैं लिखूँ तो मान लो -3,2 आएगा। ऐसे ही इधर मैं लिखूँ तो मान लो -3, -2 आएगा। इधर लिखूँगा तो 3, -2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आता है, पोजीशन बताता है। कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन बताना, और क्वाड्रेंट मतलब किस रीजन की बात किया जा रहा है, इस रीजन की बात की। तो देखो, हम लोग जनरली कोई भी अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। एक्स डायरेक्शन मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3,2 लिखा हूँ तो पहले मैंने एक्स डायरेक्शन ट्रेवल किया, फिर वाई डायरेक्शन ट्रेवल किया। यहाँ अगर मान लो मैं -3 चल रहा हूँ तो इधर -3 और इधर मान लो +2, तो ऊपर में प्लस जा रहे हैं और इधर में माइनस आ रहे हैं। नीचे में अगर मान लो मैं आया तो इधर दोनों नेगेटिव आ रहा है, माइनस y का नेगेटिव वैल्यू और x का भी नेगेटिव वैल्यू, तो -3 -2 आ गया आपका। फिर ऐसे ही अगर मैं इधर आ रहा हूँ तो ये हमारा क्या आ रहा है, x का पॉजिटिव वैल्यू और y का नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए 3, -2 हमने लिखा है यहाँ पर। तो सेम चीज़ अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो जनरली हम लोग पहचान कैसे करते हैं, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी x का वैल्यू भी पॉजिटिव, y का वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉजिटिव और सेकेंड नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू आता है, तो ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, देखो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है तो उसका डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। मान लिया हमने एक लाइन ले लिया ऐसे, ठीक, और इस लाइन पे ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है। तो ए बी का जो वैल्यू होता है वो क्या आता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या इसी को हम लोग कैसे भी करके लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y2 का होल स्क्वायर, ये हम यूज कर सकते हैं। या डिफरेंस फार्मूला, x1 डिफरेंस x2 और y1 डिफरेंस y2 का डिफरेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आता कैसे है, आता कैसे है का मतलब ये हुआ कि ये कहाँ से कैलकुलेट होकर के आता है। मान लिया हमने ये पॉइंट हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया, फिर ऐसे ही यहाँ से हमने क्या कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक, इसको और आगे तक वहाँ ऐसे बढ़ा दिया। अब अगर मान लेते हैं इसकी बात करते हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x1 आएगा और यहाँ का x2 आएगा। ये डिस्टेंस y1 होगा और ये डिस्टेंस y2 होगा। मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये लाइन ऐसे मिला दिया। अब इसको मिलाया तो उससे क्या हुआ कि हमको ये डिस्टेंस चाहिए, कौन सा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक x1 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, x2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x2 - x1 आ जाएगा।
पूरे में से माने x2 में से x1 को माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस ए बी मान लो AC निकल जाएगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं आप इसकी बात करते हो, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है y2 है, y2 है। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है y1, क्योंकि ये आपका दिखा हुआ है, ये y1 है। तो y2 माइनस y1 हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, y2 माइनस y1। तो बस आपको AC मिल गया और BC मिल गया। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वही x2 माइनस x1, और BC का वैल्यू मान लो निकाल लिया तो क्या आएगा y2 माइनस y1 आ गया। अब बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो बस यूज़ कर लिया तो यही हमारा फार्मूला आ जाएगा, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। जब भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता है तो हम इसका यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फार्मूला के बाद हमारा आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर मान लिया हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट वैल्यू, मतलब मान लो हमने कोऑर्डिनेट ले लिया एक इस तरीके से। ठीक, इसकी कोऑर्डिनेट मान लो ये A है और ये B है। तो A का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 ले लिया और B का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 ले लिया। ठीक, एक पॉइंट P यहाँ पे होगा जिसको मान लो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा होगा, और इसको मान लेते हैं h, k मान लेते हैं। ठीक, तो रेशियो हमारा m और n रेशियो में अगर ये डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं h का वैल्यू निकालना चाहूँ तो h का वैल्यू क्या आएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई क्या आएगा, m प्लस n आ जाएगा। और अगर मैं k का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आता है, सेक्शन फार्मूला आता है। और ये कहाँ से आता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, ये सेक्शन फार्मूला होता है। और ये सेक्शन फार्मूला किसके लिए होता है, फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन के लिए होता है। अभी कहाँ से आता है इसके बारे में देखते हैं। मान लिया हमने एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया जिसमें मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा मान लेते हैं वाई एक्सिस होगा, और एक लाइन बना लिया हमने किस तरीके से, मान लो जैसे ही अभी हमने बनाया था इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब ये लाइन में हमने क्या किया कि ए पॉइंट का मान लो हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मान लो x2 y2। ठीक, और ये मान लो हमारा पॉइंट P है जिसको बोल लेते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y। ठीक है, H और K, मतलब H और K भी ले सकते हैं और कैपिटल X कैपिटल Y ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो HK भी लोगे तो भी हमारा वही वैल्यू आएगा। तो हमने मान लिया ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x1 आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कैपिटल X आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कैपिटल मतलब x2 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये हमने इसको ऐसे मिला दिया। अब जब मिलाए तो ये मान लो ए बी, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको भी इस तरीके से मिला दिया, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया। ठीक, तो ए बी सी और इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं। ठीक, तो ए बी सी अगर मान लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा होगा तो ये भी इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया, पैरेलल बना एक्चुअली। ठीक है, यानी ए सी और पी डी दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। और यहाँ पे हमने मान लेते हैं ए बी सी डी, ई बोल देता हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जहाँ पे कट कर रहे हैं ई बोल दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू को रेशियो, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन सी वैल्यू को देखिए, यहाँ पे आपका पहले तो आप ये देखो कि ए पी डिवाइडेड बाई, अगर मैं पी बी या बी पी की बात करूं, या मैं पहले क्या करता हूं, दो ट्रायंगल ले लेता हूं। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ए पी ई, आप यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड
पी बी एंड पी बी डी, ठीक, पी एंड ट्राइंगल पी बी डी, पी बी एंड डी, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अब अगर मान लेते हैं, बात करते हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर कैसे होंगे, एक तो ये थीटा, एक तो ये थीटा, एक तो ये 90 और दूसरा ये 90। तो अगर मान लो हम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करें तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हमने m और n रेशियो बोला था, ये m और n रेशियो में, तो अगर ये सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि AP डिवाइडेड बाई PB का वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, AC डिवाइडेड बाई AE डिवाइडेड बाई PD के इक्वल आएगा, PD के इक्वल आएगा, और यही वाला वैल्यू किसके इक्वल आएगा, M डिवाइड बाई N के इक्वल आएगा, ठीक। अब ये M डिवाइड बाई N के इक्वल मान लो आ गया। अच्छा, इसके अलावा हम अगर मान लो इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये वाला वैल्यू किसके इक्वल आएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, x है, कैपिटल X एक्चुअली, ये कितना है, x1 है, और ये वाला वैल्यू कितना है, x2 है, ये हमारा x2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या आएगा, x माइनस x1 आ जाएगा, ठीक। और सेम पैटर्न में अगर मान लेते हैं मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा तो y माइनस y1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी अगर मान लो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, BD और PD की अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, x2 माइनस x आ जाएगा, x2 माइनस कैपिटल X, और यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, y2 माइनस y आ जाएगा, y2 माइनस कैपिटल Y, ठीक। तो देखो m डिवाइडेड बाई n का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो x माइनस x1 ये है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x2 माइनस x आ जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा, x2 माइनस x यानी कैपिटल X है ना। तो अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो m इंटू x2 माइनस m इंटू x इज इक्वल टू n इंटू x माइनस n इंटू x1। तो इनको इधर ला लेते हैं, यानी m x2 प्लस n x1 इज इक्वल टू x कॉमन ले लिए तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, m प्लस n आ जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये हमारा वैल्यू आ गया और यही हमारा फार्मूला निकल के आया था। अब अगर मान लो मैं y के रेशियो के लिए कैलकुलेट करूँ सेम, यानी ये वाले साइड्स के रेशियो की बात करूँ तो m बाई n का वैल्यू ही किसके इक्वल आएगा, PE डिवाइड बाई BD के इक्वल आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, PE डिवाइड बाई BD के इक्वल। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस यानी m डिवाइड बाई n का वैल्यू क्या आ जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। तो यहाँ से भी अगर मान लो आप y का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वही आ जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n आ जाता है, ठीक। तो अगर डेराइव करने के लिए हमसे बोला जाता है तो हम इस तरीके से इसको डेराइव कर लेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये हमारा किसके लिए था, सारी चीज़ें इंटरनल डिवीज़न के लिए बात किया, फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न। आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे फॉर इंटरनल डिवीज़न, ठीक। इंटरनल डिवीज़न में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा वैल्यू आता है, जस्ट सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये A है और ये मान लो हमारा B है, ठीक। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिया, और एक पॉइंट P है जिसका हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, कैपिटल X और कैपिटल Y है, ठीक। और A से B का जो हमारा रेशियो दिया हुआ है, A से B का जो रेशियो हमारा दिया हुआ है, AP का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है, और PB का वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ, मान लो N दिया हुआ है, ठीक। मतलब इस रेशियो में हमारा डिवाइड हो रहा है, बड़े वाला वैल्यू और ये छोटा वाला वैल्यू, PB यानी A से B का डिस्टेंस या मतलब रेशियो, और B से P का रेशियो,
क्या आ रहा है, m डिवाइड बाई n आ रहा है। तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो ऐसे आता है, जहाँ जहाँ इसमें प्लस है वहाँ वहाँ बस माइनस कर दो, सिंपल। mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा। और फिर सेम y का वैल्यू भी my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है। ठीक, सेम पैटर्न में इसकी वैल्यू भी आप उसी तरीके से डिराइव कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है मिड पॉइंट। ये एक्सटर्नल डिवीजन का हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, जो हमने इंटरनल डिवीजन में हमने एक फार्मूला यही लिखा था। इंटरनल डिवीजन हमारा कैसे था, ये हमारा a था, x1 y1 था, ये हमारा b था, x2 y2 था, और एक पॉइंट P था जिसको m और n रेशियो में डिवाइड कर रहे थे। तो मिडिल पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ, मिडिल पॉइंट होने का मतलब ये हुआ कि m और n का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो बस सिंपल यूज़ कर लिया क्या चीज़, x का वैल्यू था mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n था, और m और n को इक्वल कर लिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, mx2 प्लस mx1 डिवाइड बाई m प्लस m। ठीक, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, m कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2m, मतलब क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 m से m कैंसिल हो गया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मीन्स x का वैल्यू क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y का वैल्यू भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा मिडिल पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे मान लो हमको कई बार ये पूछा जाता है कि फाइंड द, एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इफ़ द मिडिल पॉइंट ऑफ, आप लिखोगे इफ़ द मिडिल पॉइंट ऑफ sides of triangle ABC is 2, 4, 4, 12 and 8, 20। ठीक, तो क्या पूछा जा रहा है हमसे, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C। A, B, C का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। ठीक, देखो बेसिकली हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। ठीक, इसमें मान लो हमने A, B और ये C बोल दिया। तो AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q और AC का मिड पॉइंट मान लो R दे दिया। यानी हमको ये दिया हुआ है P, Q और ये R का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, ABC का हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यही ना बोला जा रहा है, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC इज, तो हाँ ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको कई सारे मेथड से कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, और इसको इससे ऐसे मिला दिया, और इसको भी ऐसे मिला दिया। अब ये क्यों मिलाया हमने इसलिए कि अगर मान लो हमको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो फिर हम सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो हमने इसको m बोल दिया। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और ये पैरेललोग्राम कैसे पता चलेगा, अगर PQ का वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, तो वो BC के हाफ आएगा। मतलब आप निकाल के देख लो, PQ का जो वैल्यू आएगा, सॉरी PR का जो वैल्यू आएगा वो BC के हाफ आ रहा है। ये पैरेलल आएगा, स्लोप अगर मान लो आप कैलकुलेट करोगे तो भी आपका वैल्यू ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो PQ का वैल्यू 1/2 ऑफ BC आ रहा है। PQ का वैल्यू
1/2 ऑफ AC सॉरी, या PR का वैल्यू आपका आ जाएगा, मैं इसको Q बोल देता हूँ ना, ये Q है और ये R है, PQ और R, AB AC और BC कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हमने क्या किया कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो PC का जो मिड पॉइंट होगा वही QR का भी मिड पॉइंट होगा। भाई पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि पहले तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट, ये बोला जाता है। तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर PC का जो मिड पॉइंट आ रहा है वही QR का भी मिड पॉइंट होगा। तो देखो Q और R का हमको कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है। Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, मान लो 4,12 दिया हुआ है, और R का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 8,20 दिया हुआ है। तो अगर मैं M का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, P + Q / 2 आ जाएगा। तो M का कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा P + Q यानी 12/2, यानी एक कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 6 आ जाएगा और दूसरा 12 + 20 / 2 कितना आ जाएगा, 32 यानी 16 आ जाएगा। तो M का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया ये चीज़, ठीक है। M का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, C का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो C का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए देखो P + C / 2 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, M के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, या मान लो हमने M का कोऑर्डिनेट एक्चुअली फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो M का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर चुका हूँ तो हमको क्या चाहिए, P का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ, C का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ M - P हमको करना है। C का कोऑर्डिनेट ही तो फाइंड आउट करना है, तो C का कोऑर्डिनेट मिल गया। कैसे, 2 टाइम्स ऑफ M, मतलब ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, M का कोऑर्डिनेट आपका क्या आया है, 6,16 आया। तो -P करना है, मतलब कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकते हैं, क्या जाएगा 12 - P का कोऑर्डिनेट हमारा है 2,4 है, तो 2,4, तो 12 - 4 कितना आ जाएगा, 8 आ गया। फिर और 32 - 4 यानी 28, तो 8,28 हमारा वैल्यू आ गया, किसका, C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने कैलकुलेशन सही किया, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ 8 नहीं 10 आएगा। 10 क्यों आएगा, क्योंकि 12 - 2 हम करेंगे तो 10 आएगा। तो 10,28 C का कोऑर्डिनेट आ गया। अब C का जब कोऑर्डिनेट आ गया तो सभी में मिडिल पॉइंट का फार्मूले का यूज़ कर लेता हूँ। मिडिल पॉइंट का फार्मूला मान लो हमने कैसे किया, इसको मान लो x1 y1 मान लिया, और C का कोऑर्डिनेट हमारा 10,28 आ गया। तो कैसे करेंगे, x1 + 10 / 2 = r के इक्वल, r का वैल्यू क्या है 8, तो x1 = 16, 8 2 जा 16, 16 - 10 6 हो जाएगा। ऐसे ही y1 का वैल्यू y1 + 28 / 2 = 20, तो 40 आ जाएगा, 40 - y1 = 40 - 28 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x1 y1 कितना आ जाएगा, 6,12। सेम पैटर्न में अब A का भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो A का भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक और तरीका है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस आप यूज़ करोगे, क्या चीज़, सबको x1 y1 x2 y2 x3 y3 यूज़ कर लिया और आप रिलेशन बना लिया, x1 x2 और x3 में रिलेशन बना करके, और उसके बाद एक एक को माइनस करते चले जाओ, आपका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। तो हेडिंग डालो, एरिया ऑफ पॉलीगन। देखिए, अगर मान लिया इसमें आप क्या लिखोगे, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक, then the area A will be 1/2 times of modulus of x1 y2 - y3 plus x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला आता है एरिया का। ये तो एक फार्मूला 1 हो गया, मतलब पहले मेथड से। दूसरे मेथड से भी आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हमने लिख लिया x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1, और इसको सॉल्व कर दिया। ये डिटर्मिनेंट है। अगर डिटर्मिनेंट आपका 11th में है, 12th में दिया हुआ कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा यही वैल्यू आएगा। थर्ड, अगर डिटर्मिनेंट आपको नहीं पता, अभी तक नहीं सीखे हो, तो एक तरीका ये है सिंपल, आपने क्या कर लिया 1/2 टाइम्स ऑफ एक ऐसे एरो बना लिया। ठीक, पहला किसी भी वर्टिसेस को पहले ले लिया, क्या चीज़, मान लो x1 y1 ले लिया, फिर दूसरे वर्टिसेस को लिया x2 y2, फिर तीसरे वर्टिसेस को ले लिया x3 y3, फिर जो पहला वर्टिसेस था इसको दोबारा आपको यहाँ रिपीट करना पड़ेगा x1 y1, और फिर उसके बाद आप क्या किए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इनको सभी को सम कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको ऐड कर लिया। मतलब ये हुआ कि 1/2 आपने बाहर रखा, ये इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया x1 y2, फिर प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, इन सभी को सम कर लिया, फिर माइनस। अब क्या करोगे, इनको, ये जो टर्म्स दिख रहे हैं इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, तो ये सब मिक्स हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमने क्या किया, अब ये वाले टर्म्स को इसके साथ y1 x2, फिर y2 x3, फिर y3 x1, ठीक, और सॉल्व कर दिया। ये भी एरिया का फार्मूला है। आप ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके और लिखोगे ना, तो यही रिजल्ट आएगा। इस वाले फार्मूले में सबसे अच्छी बात क्या है पता है, सिर्फ ट्रायंगल का ही नहीं, आप किसी भी पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड से, और बड़ा आसान होता है इस तरीके से सॉल्व करना। अब जैसे मान लिया, जो सपोज हमने ले लिया फोर्थ फार्मूला, इफ़ आपने लिखा इफ़ x1 y1 x2 y2 and so on xn yn are the vertices of a polygon, then the area A is equal to, कैसे निकालेंगे, पहले तुम्हारा ये 1/2, फिर आपने वही यूज़ कर लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन xn yn, फिर लास्ट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो आपने पहले लिखा था उसको दोबारा यहाँ पे लिखना है x1 y1। तो ये लास्ट में आपका क्या होगा, x1 y1 आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व कैसे करना है, प्रिंसिपल डायगोनल का, ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा मान लो इसको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद उसको सम कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर मान लो आप इसको लिखते हो तो लिखोगे तो कैसे आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y2 प्लस y2 x2 y3 x1 y2 प्लस x2 y3 एंड सो ऑन, क्या आ जाएगा xn y1 माइनस x1 yn प्लस xn yn माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक, तो अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप प्रोसेस याद रखो, जो भी आपका वैल्यू आ जाएगा। लास्ट में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x2 y1 आएगा, x2 y1, ऐसे ऐसे करके रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। अब मान लेते हैं नेक्स्ट हमारा आता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी
देखो कंडीशन कोलिनियरिटी निकालने का, कोलिनियरिटी का पहले तो मतलब ये क्या होता है ये समझिए। अगर मान लिया हमने कोई 3 कोऑर्डिनेट लिया हुआ है, मान लो x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 लिया हुआ है, और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि एक ही लाइन में होना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट लाई करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलते हैं। तो कोलिनियरिटी का पहला कंडीशन या पहला तरीका क्या है कि आप या तो स्लोप निकालो, किसका किसका, ए और बी का स्लोप निकाल लो। अगर कोलिनियर होगा तो यही वाला स्लोप ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल आएगा। ठीक, क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर कोलिनियर होगा तो ये आपका आएगा। दूसरा चीज़, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, अगर मान लो ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल आ रहा है, ठीक, तो ये भी तब भी कोलिनियर होगा। डिस्टेंस फार्मूला, ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल आ रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। तीसरा पॉइंट, अगर मान लेते हैं हम कोलिनियरिटी की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0। आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला का यूज़ करने का मतलब, 0 का होने का मतलब क्या हुआ, मान लो ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा होगा, बी वाला पॉइंट यहाँ होगा, तो अगर आप एरिया निकालते हो तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया निकल के आएगा। अगर बी पॉइंट यहाँ होगा तब भी हमारा कुछ ना कुछ एरिया निकल के आएगा, यहाँ होगा तब भी हमारा एरिया कुछ ना कुछ निकल के आएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब अगर मैं तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रख दूंगा तो एरिया का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यही कंडीशन बनती है कि अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करते हो तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन इससे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ k, k 2, 2 and 4, 4 are collinear, तो इन तीनों फार्मूला में से किसी का भी यूज़ कर लो। सबसे आसान कौन सा होता है, स्लोप मेथड, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो हमने क्या किया, 2 - k इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 - k इज इक्वल टू 4 - 2 डिवाइड बाई 4 - 2। अब यहाँ देखो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं, तो k के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा क्या हो जा रहा है, हम ये बोल सकते हैं कि k के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा कोलिनियर होगा। तो अगर हमसे पूछा जाएगा k का आंसर बताइए, तो k सभी वैल्यू के लिए, क्योंकि ये हमेशा कोलिनियर होगा, k का कुछ भी वैल्यू रखो हमेशा ये कोलिनियर ही होगा। ठीक है, तो कई बार इस तरीके का भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप k का कुछ भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही आ रहा है, तो वही चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। डिफरेंट सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, देखिए, तो डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, पहला हमारा होता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है भाई, सेंट्रॉयड की अगर मैं बात करूं तो, अगर डिफिनीशन की मैं बात करूं तो सेंट्रॉयड जो होता है, सेंट्रॉयड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इज द, यहाँ लिख लो, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक, तो अगर मान लिया मेरे को सेंट्रॉयड कैलकुलेट करना है,
जस्ट सपोज ये हमारा ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हमने, और ये बी है जिसको x2 y2 लिखा, और ये सी है इसको x3 y3 बोल दिया। ठीक, और हमको क्या करना है, सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना। तो मीडियन का मतलब क्या हुआ कि ये आकर के मिड पॉइंट पे अपोजिट लाइन पे आकर के मिड पॉइंट पे आके मिल रहा होगा मान लो। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी मान लो ये मीडियन, तो ये दोनों मीडियन मतलब ये दोनों मिड पॉइंट पे आकर के मिल रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको P बोलूँ और इसको Q बोलूँ तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, एक तो BP का वैल्यू PC के इक्वल आएगा, और दूसरा चीज़ AQ का वैल्यू QC के इक्वल आएगा। यानी इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, यानी P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, ये ज्योमेट्री से हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि इसका जो वैल्यू होता है 2:1 में डिवाइड करता है। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रॉइड को किस रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्योमेट्री से ये प्रूफ हो चुका है कि जब भी आप अपोजिट साइड पे आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो जो सेंट्रॉइड होता है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो हमको G का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली चीज़ तो ये बताइए कि अगर हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मिड पॉइंट होता है P, तो P का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। तो अगर मान लिया हमको G का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, तो चलो G के कोऑर्डिनेट को मैंने कैपिटल X मान लिया, तो अब बाई सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा और 1 इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 3, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। और ऐसे ही सेम चीज़ 2 इंटू y2 प्लस y3 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 है, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और ये x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सेंट्रॉइड का वैल्यू निकल के आता है, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल के आता है। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है सेंट्रॉइड, सॉरी सेंट्रॉइड तो हो गया, इन सेंटर को हम लोग मान लो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेंटर का डिफिनीशन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। देखो इन सेंटर क्या होगा, मान लिया हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक, और अगर मान लेते हैं इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक, तो अगर मान लो हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर करते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये हमने एंगल बाइसेक्टर ले लिया। अच्छा, ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पे इक्वल आएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अगर मान लो मैं इसको थीटा बोल लूँ तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फ़ा बोलूँ तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो ये जहाँ पे कट कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ठीक, अच्छा
अब अगर मान लो हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ए के अपोजिट वाले साइड्स के लेंथ को हमने ए बोल दिया, बी के अपोजिट वाले साइड को हमने बी बोल दिया लेंथ को, यानी ए सी को हमने बी बोल दिया, और सी के अपोजिट वाले साइड को हमने स्मॉल सी बोल दिया। मतलब ये हुआ कि बी सी का लेंथ स्मॉल ए है, ए सी का लेंथ स्मॉल बी है, ए बी का लेंथ स्मॉल सी है, और ए बी सी का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है। ठीक, तो एक लाइन यहाँ से भी मान लो मैंने ड्रॉ कर लिया, ये इन सेंटर से होके जा रहा होगा, तो ये भी तीसरा भी क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा ए का। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू को, आई के कोऑर्डिनेट को हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी सेक्शन फार्मूला हम लोग कैसे करेंगे, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी का जो वैल्यू होगा, देखो इसमें बी डी और डी सी है क्या चीज़, पहले तो ये लिख लो, ये हमारा मान लो डी है, ये हमने सी ले लिया, ठीक है, नहीं डी ही रहने देते हैं क्योंकि सी हमारा तो है गया ना, बस डी हमारा ये हो गया, और डी के कोऑर्डिनेट को मान लिया x4 y4 है, तो बी डी डिवाइडेड बाई डी सी का जो वैल्यू आएगा, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सी डिवाइडेड बाई बी के इक्वल आएगा, बी डी डिवाइडेड बाई सी डी का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा सी डिवाइडेड बाई बी के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ये ए डी है वो बाइसेक्टर है, तो अगर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा साइड का लेंथ होता है, मतलब अगर मान लो इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ये भी बाइसेक्टर है ना, तो इसका रेशियो बी डी और सी डी का रेशियो इनके रेशियो के इक्वल होता है, सी और बी, सी डिवाइड बाई बी के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, तो अब हमको पता चल गया क्या चीज़, बी डी बाई सी डी का रेशियो पता चल गया, सी बाई बी पता चल गया, सी डिवाइडेड बाई या सी रेशियो बी पता चल गया। तो अब सेक्शन फार्मूले का यूज करके मैं डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला आप अगर डी का यूज़ करके करोगे तो आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइडेड बाई सी प्लस बी, और ऐसे ही सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइड बाई सी प्लस बी आ जाएगा। ये डी का कोऑर्डिनेट आ गया जिसको हमने x4 y4 बोला है। ठीक, अब सिमिलरली अगर मान लो मैं बी डी डिवाइडेड बाई डी सी करूँ तो ये सी बाई बी के तो इक्वल आया ही, इसके अलावा मैं इसको और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो बी डी डिवाइडेड बाई जो सी डी हमारा वैल्यू आया था ये हमारा किसके इक्वल आया था, सी डिवाइड बाई बी के आया था। मैंने क्या किया, दोनों साइड में +1 कर दिया, यहाँ भी +1 कर दिया और यहाँ भी +1 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, बी डी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई सी डी इज इक्वल टू सी प्लस बी डिवाइडेड बाई बी आ जाएगा। तो बी डी प्लस सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी डिवाइड बाई सी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। ठीक, अब ये हमारा सी डी का वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे ये हमारा ए आ जाएगा और ये हमारा सी डी आ गया, इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी आ गया। और अगर मान लो मैं यहाँ से सी डी का वैल्यू निकालूँ, कैलकुलेट करूँ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली अगर मान लो ये सी डी का वैल्यू आ गया, सिमिलरली बी डी का वैल्यू भी आप इसी तरीके से अगर आप निकालोगे तो वो ए सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, बी डी का वैल्यू। अब आ जाते हैं हम लोग जो बाइसेक्टर की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो बाइसेक्टर में अगर मान लो हम लोग बात करते हैं तो ए आई क्या है, ए आई मतलब जहाँ पे ये हमारा वैल्यू ए आई डिवाइड बाई आई डी का वैल्यू मान लो मैं निकाल रहा हूँ, तो ए आई डिवाइडेड बाई आई डी विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई बी डी आ जाएगा। ठीक,
क्योंकि ये भी तो हमारा वैल्यू क्या है, ए आई डिवाइड बाई आई डी भी तो क्या है बाइसेक्टर, ये तो सी डिवाइड बाई हमारा बी डी आ जाएगा। ये और ये, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, ये वाला बाइसेक्टर जा रहा है तो सी डिवाइड बाई बी डी आ जाएगा। अब बी डी का वैल्यू आपको पता है, रख दिया, तो बी डी का वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा सी डिवाइड बाई बी डी का वैल्यू क्या है, ए सी डिवाइड बाई बी प्लस सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइड बाई ए आ जाएगा, यानी ए आई डिवाइडेड बाई आई डी, ए आई डिवाइड बाई आई डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए आ गया। बस हमको यही तो चाहिए था। अब ये हमको मिल गया तो फिर हमारा एक्स और वाई का यानी जी का जो कोऑर्डिनेट है हमारा पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी इंटू एक्स फोर प्लस ए एक्स वन डिवाइडेड बाई क्या चीज़, बी प्लस सी प्लस ए। तो अगर मैं इनको लिखूं या मतलब x4 का वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे मैं रखूँगा तो हमारा वैल्यू कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारा ऐसे आ जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आता है किसका, इन सेंटर का। इन सेंटर क्या है, इन सेंटर इज द एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। ठीक, तो ये हमारा इन सेंटर आता है। बाकी एक्स सेंटर के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि डेरिवेशन मैं नहीं बताऊँगा, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लिख के चलता हूँ। यहाँ पे एक्स सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ, एक्स सेंटर क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यानी इसको मैं I1, I2 और I3 से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया हमने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में ये पॉइंट मान लो, एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, ये एक्सटर्नल एंगल कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे भी मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया आगे और इसको भी ऐसे आगे बढ़ा दिया, सेम इसको भी ऐसे आगे बढ़ा दिया और इसको भी ऐसे आगे बढ़ा दिया। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि देखो ये वाला एक यहाँ से एंगल, एक यहाँ से एक लाइन पास करेगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे पास करेगा, ये ऐसे विथ बाइसेक्टर है इसका, और ये वीक बाइसेक्टर है इसका। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा इसको हमने मान लिया I1 या I2 बोल दिया। सेम पैटर्न में यहाँ से एक लाइन पास करेगा और यहाँ से एक बाइसेक्टर पास करेगा, ये हमारा एक सेंटर आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, और फिर यहाँ से इसको पीछे मिलाएंगे ऐसे पीछे, तो यहाँ पे भी एक सेंटर वैल्यू आएगा। ठीक, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, इन सेंटर। ए अगर मान लो मैं इसको ए बोलता हूँ तो ये I1 बोलूँगा, ये अगर मान लेते हैं मैं बी बोलता हूँ, ये सी बोलता हूँ, तो बी के सामने I2 बन रहा है, सी के सामने I3 बन रहा है। ठीक, तो ये I1, I2, I3 आता है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर मान लो मैं I1 का कोऑर्डिनेट लिखूँगा तो I1 का कोऑर्डिनेट ए के सामने माइनस हो जाएगा, माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और I2 की मैं बात करता हूँ तो ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस सी। और अगर मैं I3 की बात करता हूँ तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस सी। ये हमारा इन एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल के आता है। ये लेकिन एक्स का कोऑर्डिनेट सिर्फ आया, वाई का कोऑर्डिनेट भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, क्या चीज़, माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस सी। और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री
डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस सी, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट आपका निकल के आ जाएगा, माने दोनों कोऑर्डिनेट एक तरह से। तो एक्स सेंटर का अगर मान लो हमको वैल्यू निकालना है तो इस तरीके से हमारा आता है। नेक्स्ट हमारा होता है क्या चीज़, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब किसी भी लाइन पे 90 डिग्री एंगल बनाना, उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो मान लिया ये हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक, एल्टीट्यूड मतलब मान लिया हमने यहाँ से एक लाइन बनाया जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक, और यहाँ से भी ऐसे एल्टीट्यूड बनाया तो यहाँ पे भी मान लो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा ऐसे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा। ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एच, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो हमारा निकल के आता है वो ये आता है। अगर मान लो मैं इसको सेम x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 बोल दूं तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक, ये x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा और y कोऑर्डिनेट y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा ऑर्थो सेंटर का। हालांकि ऑर्थो सेंटर को जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूले का मान के चलो सिर्फ 1% ही यूज़ किया जाता है, बाकी आप इस डिफिनीशन को याद रखोगे। ऑर्थो सेंटर मीन्स एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। नेक्स्ट और आखिरी जो हमारा आता है वो होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और सरकम सेंटर का मतलब ये हुआ कि किसी ट्रायंगल के बाहर में निकल। अच्छा, इसमें जो ऑर्थो सेंटर निकल के आता है, हमसे ये पूछा जाएगा कि अगर मान लो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, क्योंकि ये भी एल्टीट्यूड है ना, दोनों साइड से एल्टीट्यूड, ये हमारा ऑर्थो सेंटर आएगा, एच ये होगा। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। और फार्मूला अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो हमारा x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c, जो कि शायद ही कभी यूज होगा किसी क्वेश्चन में, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। सिर्फ आप डिफिनीशन याद रखना है। ऐसी y कोऑर्डिनेट की जगह ये y1 y2 और y3 आ जाएगा। तो अगर आप लिखोगे तो लिख लो, क्या आ जाएगा, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आता है। तो ऑर्थो सेंटर में आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में एक तो वो 90 डिग्री भी बना रहा होगा और ये बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। और सरकम सेंटर मतलब ये हुआ कि एक सर्कल इस तरीके से, मतलब आप ड्रॉ करोगे तो ये सरकम सेंटर, यानी सर्कल बाहर आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते, तो ये सरकम सेंटर कहलाता है। तो इसका जो सेंटर आएगा, सेंटर मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा इसका दोनों का इक्वल आएगा। इन सेंटर में क्या होता है, सर्कल अंदर की तरफ बनता है, ये इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो
इसके बारे में और बाकी डिटेल थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में आप लिख लेना। प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉयड वगैरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट, सॉरी गुड आफ्टरनून।